जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बात करते हैं दोस्तों कक्षा 12वीं का यानी कि क्लास 12 का जो आपके वार्षिक बोर्ड परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं ना, उनके सेट और सीरीज पे बात करेंगे। और आज सेट नंबर जो है आपका 1 पे बात करेंगे यानी कि पार्ट 1 पे बात करेंगे। अभी हम लोग केवल और केवल जो भी वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, जो भी हो सकते हैं संभावित प्रश्न, उस पे बात करेंगे और फिर धीरे धीरे सब्जेक्टिव पे भी बात कर लेंगे। और इसी तरह बता दिया जाए कि जो भी आपके 8 सब्जेक्ट का, चाहे आप बात कर लो पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, मनोविज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का, और हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी कोर और इंग्लिश कोर, सबका हम लोग यहाँ से वीडियो अब लेना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है पता होगा कि 2 तारीख से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है, 2 फरवरी से आपका शुरू होने वाला है। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू कर दे। लेकिन उससे पहले अगर आपने जो हम लोगों ने हिस्ट्री का जो चैप्टर वाइज हम लोगों ने अभी तक वीडियो लिया है, उसको अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। मैं एक आध दिन में प्लेलिस्ट जो है इसका मैं बना दूंगा ताकि आप वहां से भी वीडियो आसानी से आप देख पाओगे। तो बात करते दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है आप देख सकते हो इसकी। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। और देखिए शीत युद्ध है ना, जिसको कोल्ड वॉर के भी नाम से जाना जाता है, ऐसे इसे ही तीसरी युद्ध की संज्ञा दी गई थी। और आपको ये भी पता होगा कि टोटल विश्व युद्ध का बात किया जाए तो 2 विश्व युद्ध हुआ था। एक पहला आपका प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो पहला विश्व युद्ध हुआ जो 1914 में हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध आपको पता होगा 1945 में हुआ, ठीक है। और तीसरा विश्व युद्ध होने वाला था लेकिन वो केवल बातों बातों पे ही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ा, जिसे शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था, और आपके ऑप्शंस क्या है 1949, 1939, 1991 और 1945। तो 1991 में जो है आपका शीत युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न क्या है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो देखिए नॉन अलायंस सम्मेलन का बात किया जा रहा है। तो देखिए गुटनिरपेक्ष क्या था, यानी कि आपको पता होगा कि जो पूरा विश्व है ना वो 2 गुटों में बढ़ गया था। एक तो धुरी राष्ट्र और दूसरा क्या था मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र यानी कि जिसको बोलते हैं पूर्वी गुट, और एक क्या था आपका पश्चिमी गुट, 2 गुटों में बंट गया था। उसी समय भारत जैसे जो आपके विकासशील देश थे जिन्होंने संकल्प किया कि हम लोग किसी भी गुट पे नहीं रहेंगे, हम लोग गुट निरपेक्ष जो है रहेंगे, हम लोग किसी भी दोनों गुट में शामिल नहीं होंगे। तो यही गुट निरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो आपका हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है नाटो का, और नाटो से अक्सर क्लास 12 में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो देखिए जब अमेरिका को नाटो मिल रहा था, नाटो क्या है एक प्रकार का पावर है, जैसे इसमें जितने भी सदस्य देश होते हैं ना और सारे विश्व के देश शामिल होते हैं, तो अगर किसी बिल पे नाटो दे दिया जाता है तो अगर बाकी सारे देश अगर चाहेंगे ना कि ये चीज पास ना हो, लेकिन फिर भी नाटो देने के बाद वो पास हो जाएगा। यानी कि इसका एक उल्टा भी आप उदाहरण सोच सकते हो कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये काम होना चाहिए, अगर कोई भी XYZ काम है वो होना चाहिए और वो काम भले ही गलत है और पूरा विश्व जो है ना उस काम की अवहेलना कर रहा है, लेकिन किसी देश के पास अगर नाटो का पावर है और वो नाटो उस काम पे अगर नाटो का पावर लगा देता है तो बाकी सारे विश्व काहे नहीं मना करे, वो काम जो है वो लागू हो जाएगा। तो नाटो का इतना पावर है। तो प्रश्न क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो 3 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। क्या होगा, फ्रांस। फ्रांस हमेशा से ही अमेरिका का विरोध करता आया है, एक बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने। तो बोल्शेविक क्रांति का संबंध किससे है, तो लेनिन से, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका शॉक थेरेपी। देखिए शॉक थेरेपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो शॉक थेरेपी एक अच्छा टॉपिक आपके लिए। तो शॉक थेरेपी का क्यों अपनाया गया है, कब अपनाया गया, तो देखिए शॉक थेरेपी क्या था, आघात पहुंचाकर इलाज करना। इसका मतलब क्या होगा, आघात पहुंचाकर इलाज करना। और शॉक थेरेपी जो था ना आपका, इसको कब अपनाया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 1990। तो ये शॉक थेरेपी जो है आपका शीत युद्ध के दौरान अपनाया गया था, जिसका क्या काम था, आघात पहुंचाकर क्या करना, आपका इलाज करना। अगला प्रश्न है आपका मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के
महासचिव कब बने थे? तो याद रखिएगा प्रश्न ये भी आएगा कि गोर्बाचोव किस पार्टी से संबंधित रखते हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी से रखते हैं। और उसका सचिव जो है कब बना था? तो 6 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 1985। कब का घटना ये? 1985। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ था? ये जो अमेरिका का जो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जिसपे हमला किया गया था, बम गिराया गया था, तो ये प्रश्न आता है कि अमेरिका में विश्व व्यापार केंद्र पर यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है आपका, उस पर कब हमला किया गया था? तो 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 11 सितंबर 2011 को। याद रखिएगा 11 सितंबर 2001 को। क्या 11 सितंबर 2001 को आपका क्या हुआ था कि अमेरिका में विश्व जो आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पे उसके टावर पर हमला किया गया था। तो 11 सितंबर 2001 जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण है? अमेरिकी वर्चस्व का क्या कारण है? और आपका ऑप्शन क्या है कि उसकी सैन्य शक्ति, उसकी ढांचागत शक्ति, उसकी सांस्कृतिक शक्ति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सभी होगा। अमेरिका का अगर पूरे विश्व में वर्चस्व है, अमेरिका एक पावरफुल देश है, तो इसका मेन कारण क्या है? उसका जो सैन्य शक्ति, उसके पास जो मिलिट्री पावर है, उसका जो ढांचागत विकास है, और साथ ही साथ जो भी उसकी कल्चरल एक्टिविटी है ना, ये सभी के कारण जो है अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए कंप्यूटर युद्ध जिसे खाड़ी युद्ध भी कहा गया, तो प्रश्न है कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा गया? तो इसे ही जो है प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा? सही होगा। देखिए कंप्यूटर युद्ध या कंप्यूटर वार क्या हुआ था कि ये एक पहला ऐसा वॉर था जिसमें आधुनिक हथियारों का उपयोग हुआ था, यानी कि इसमें केवल रिमोट के आधार पर, रिमोट से ही बमों को गिराया जा सकता था, है ना, फायर किया जा सकता था। तो इसीलिए इसको जो है कंप्यूटर युद्ध कहा गया, और यही जो था प्रथम खाड़ी युद्ध था। और इसी युद्ध के चलते जो है ना आपको शीत युद्ध का पूरा दौर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्यूबा मिसाइल संकट का आपने नाम सुना होगा ना। और इसे कंप्यूटर इसलिए कहा गया क्योंकि जब ये क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था तो ये पूरी की पूरी घटना टीवी पे प्रसारित किया गया था, टेलीविजन पे प्रसारित किया गया था, और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे कि कोई गेम खेल रहा हो, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? कंप्यूटर युद्ध पड़ा था। अगला प्रश्न है आपका खुले द्वार का नीति। खुले द्वार का नीति एडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी जो है ना, ये किसने अपनाया था? किस देश ने अपनाया था? तो ऑप्शन क्या है? जापान, चीन, अमेरिका या यूरोपीय संघ। तो क्या होगा? चीन। तो जो खुले द्वार की नीति जो है ना वो चाइना के लोगों ने अपनाया था। और एक आप इस तरह से याद रखते हो कि चाइना के लोगों का आंख छोटा होता है, वो ठीक से आंख बंद नहीं कर सकता, उनकी पलकें छोटी होती है, तो आंख तो खुला रहेगा ना। तो जब आंख खुला होगा तो डोर भी खुला होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसे याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है आपका कि किस देश के क्या है आपका, किस देश के अंडगान के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह NSG का सदस्य नहीं बना? अब देखिए ये NSG का सदस्य जो है ना किसके अड़ंगना के कारण, यानी कि जब NSG का सदस्य बनाया जा रहा था मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर के लिए। देखिएगा NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसको बोलेंगे NSG। तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि NSG का क्या फुल फॉर्म है? तो क्या बोलोगे? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो भारत को जो है ना, भारत को जो है परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य बनाया गया था। तो उस समय एक ऐसा देश था ना जिसने अड़ंगना लगा दिया था, अड़चन लगा दिया था। तो प्रश्न आता है कि वो कौन सा देश है जिसने अड़चन लगाया, जिसके बाद भारत जो है वो मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बन पाया? तो ऐसा काम किसने किया था? तो आपको पता होगा हमारे बगल वाला जो चाइना के लोग हैं ना, इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा कि चाइना के अड़ंगना के कारण ही भारत जो है NSG यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बन पाया था। अगला प्रश्न है आपका कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है? तो आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है आपकी? 5। क्या होगा? 5। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? 3 जो होगा सही होगा। याद रखिएगा 3। आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो 5। अगला प्रश्न है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैंग में। कहाँ पे? हैंग में। अब देखो अगर कोई अगर न्यायालय जाता है तो क्या होता है? हैंग जाता है, लटक जाता है ना, उसको फांसी की सजा होती है, लटक जाता है, उससे याद रखिएगा हैंग। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव था? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब क्या होता है? UNO, आप याद रखिएगा। तो ये जो एक ध्रुवीय विश्व का बात था कि पूरा विश्व किसी एक पार्टी में समाहित होगा, तो उस पर जो UN था ना, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो बात था, वो सबसे ज्यादा किस देश का प्रभाव था UN में?
तो ऑप्शन क्या है आपका? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान या रूस। तो 14 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएस का जो था ना, यूएन पर ज्यादा प्रभाव था, ज्यादा दबदबा था। अगला प्रश्न में बात करेंगे। प्रश्न क्या आपका? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंटल जो आपका प्रोडिशन, यानी कि आपका जो चाहे आपका पर्यावरण के सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो सबको पता है वो कहाँ पे हुआ था, तो वो स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? स्टॉकहोम में। तो 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? स्टॉकहोम में। तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ था आपका? स्टॉकहोम में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। तो देखिए ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। ग्रीन हाउस गैसेस आर रिलेटेड टू, तो ऑप्शंस क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि से, बाजार वृद्धि से, आपका वैश्विक व्यापार से, इनमें से सभी से। तो देखिए 16 का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए वैश्विक तापमान वृद्धि यानी कि पृथ्वी में जो ऊष्मण है ना, जो ऊष्मा है उसमें वृद्धि हो रहा है और इसी से संबंध क्या आपका? ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते। 16 नंबर का प्रश्न है आपका, वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन क्या? साम्यवादी, उदारवादी, समाजवादी या अराजकतावादी। तो 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? उदारवादी। उदारवादी यानी कि लिबरलिज्म का ही मतलब क्या है आपका? वैश्वीकरण, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो हम लोग बात करते हैं ना, ऑन विच आइडियोलॉजी इज ग्लोबलाइजेशन बेस्ड, यानी ग्लोबलाइजेशन जो होता है ना वो किस पे आधारित है? तो लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद से क्या होता है? इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? आर्थिक उदारीकरण को यानी कि इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिक जो लिबरलिज्म है ना वो इंडिया में किसने सुधार जो शुरू किया था? ऑप्शन क्या? अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, चंद्रशेखर आजाद या बीवी नरसिंह राव। तो 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ये जो है ना नरसिंह राव जी जो है ना, इन्होंने ही आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव जो है भारत में शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या है? देशी रियायतें, गरीबी, अशिक्षा और इनमें से कोई नहीं। तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगर राष्ट्र निर्माण की बात किया जाए ना तो जो द लार्जेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग वाज, तो राष्ट्र प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ी समस्या है वो देश की रियासतें हैं, यानी कि जो देश में अलग अलग जो राज्य है ना उनकी अपनी रियासतें थी, उनकी अपनी सत्ता थी, तो उनको मिलाना सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस समय देश के पास। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? 1 जो होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते 20 नंबर का प्रश्न क्या आपका कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया था? ऑप्शन क्या? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना या कि शिमला प्रस्ताव। तो 20 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 ये जो माउंटबेटन योजना है ना, इसके योजना के साथ ही भारत 2 भागों में बटा, एक तो पाकिस्तान और दूसरा क्या था आपका? भारत, हमारा प्यारा भारत। बात करते आगे। अगला प्रश्न क्या है आपका? 21 नंबर का प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी, देखिए बड़ा प्रश्न, अच्छा सा प्रश्न है कि तेलुगु देशम पार्टी जो है ना वो किस राज्य में एक्टिव है, किस राज्य में सक्रिय है? तो तेलुगु देशम पार्टी जो है आपका ना ये आंध्र प्रदेश में, कहां पे? आंध्र प्रदेश में सक्रिय है, एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका? सही होगा। अब देखिए आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना अलग हुआ, याद रखिएगा। तो अगर तेलंगाना ऑप्शन आएगा तो फिर तेलंगाना मारना होगा, लेकिन अगर तेलुगु देशम पार्टी का बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? अगर भारत में चुनाव हो रहा है तो उसमें किसका सबसे बड़ा हाथ है? ऑप्शन क्या? राष्ट्रपति, आपका प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और भारत का चुनाव आयोग। तो क्या होगा? इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो चुनाव आयोग है ना वो भारत में चुनाव करने के लिए उत्तरदायी है ना। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन इंडिया? तो इंडियन का जो इलेक्शन कमीशन है ना वो उत्तरदायी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी? तो देखिए ऑप्शन क्या होगा 23 का? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। अगर आपने वीडियो देखा होगा, चलिए एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूं, आप मुझे बताओ कांग्रेस का, जी हाँ मैं कांग्रेस का बात करूं, राहुल गांधी हाथ छाप वाला जो चुनाव चिन्ह जिसका है, उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न है आपका कि समाजवादी नेता थे, इसमें से जो ऑप्शन है ना सोशलिस्ट लीडर वेयर, यानी कि समाजवादी नेता कौन है? नरेंद्र देव,
राम मोहन लोहरिया, जयप्रकाश नारायण, इनमें से सभी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इन जो सबका नाम देख रहे हो, नरेंद्र देव का, राम मोहन लोहरिया का, जयप्रकाश नारायण का, सभी के सभी सोशलिस्ट लीडर थे, यानी कि समाजवादी नेता थे। अगला प्रश्न है आपका, मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको पता होगा 2015 में ही मेक इन इंडिया का नारा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका? सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दिया गया? सबसे बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देने का काम कहाँ किया गया? विच 5 ईयर प्लान लीड इम्प्रियस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री, यानी कि जो बड़े उद्योग है ना, उनको किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा अहम योगदान देने का काम किया? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखो यहाँ से प्रश्न आएगा, पंचवर्षीय योजना, जो पहला पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से लेकर 1956 के बीच में चला। जो दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला। और आप यहाँ पे 5वीं का और 6ठी का भी आप देख सकते हो। तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है ना, वो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला। प्रश्न ये भी पूछा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना का समय बताना है, तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 क्या होगा? इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न नीति आयोग। देखिए, नीति आयोग, नीति कमीशन, इससे प्रश्न अक्सर पूछा गया और प्रश्न सीधा पूछेगा इसका गठन कब हुआ था। और मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा जिसका भी आंसर आपको बताना है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज नीति कमीशन ऑर्गेनाइज, यानी कि नीति कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। आप ये बताओ, नीति आयोग को किसने गठित किया था? किस नेता ने नीति आयोग को गठित किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? देखो, ये घटना कब क्या? 1971 का। उस समय जो है कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन क्या है? भ्रष्टाचार हटाओ, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, अंधविश्वास हटाओ। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? इंदिरा गांधी में। किस चुनाव में दिया गया? तो 1971 का जो आम चुनाव था, यानी कि लोकसभा जो चुनाव था, उसमें इसका नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो जय विज्ञान, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा जो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया। आप खाली ये बताओ, जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगला प्रश्न है आपका कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रिवी पर्स, देखो प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर देगा? प्रिवी पर्स क्या था? तो एक प्रकार से राजाओं को दिया जाने वाला पेंशन था। क्या था? दिया जाने वाला पेंशन था। तो प्रिवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 30 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 1971 को प्रिवी पर्स व्यवस्था जो है समाप्त कर दिया गया, जो कि क्या था? देशी रियासतों, यानी कि भारत में जो भी देशी रियासतें हैं, जो भी राज्य हैं, जो भी उनके शासक हैं, उनको सरकार की ओर से क्या दिया जाता था? तो पेंशन दिया जाता था। उसे 1971 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था? देखिए, 1977 में जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री बना था, वो देश चला रहा था। और उस समय कौन प्रधानमंत्री बना था? तो 31 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मोरारजी देसाई। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो है वो जनता पार्टी के नेता थे। अगला प्रश्न है आपका, संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का विचार दिया था जय जय हो, यानी कि जय प्रकाश नारायण के द्वारा जो है आपका संपूर्ण क्रांति, द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय, तो जय प्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का विचार दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका सही होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन हेतु को लघु संविधान की संज्ञा दिया गया? लघु संविधान की संज्ञा जो है ना किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है ना, इसे लघु संविधान संशोधन कहा गया, क्योंकि 42वां संशोधन सबसे ज्यादा हुआ, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? देखिए, अमृतसर का जो मंदिर है, यानी कि आप गोल्डन टेम्पल का बात जानते हो, तो वहां पे आतंकवादियों ने क्या किया था? उसे कब्जा कर लिया था। तो उसे मुक्त कराने के लिए चलाया गया जो आपका ऑपरेशन था, वो क्या था? क्या है कि विच ऑपरेशन वाज स्टार्टेड फॉर द क्या है आपका लिबरेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर फ्रॉम जो है आपका टेररिज्म। तो गोल्डन टेम्पल को
बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑप्शन के ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल, ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो देखिए आपका 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है आपका किसे चलाया गया था? तो गोल्डन टेम्पल पर जो आपका आतंकी हमला हुआ था उसको बचाने के लिए। अगला प्रश्न, जब 1975 में देशों में आपातकाल लागू किया गया। अब देखिए प्रश्न आएगा कि किस दशक को या कब आपातकाल लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1975 को। तो जब 1975 में देशों में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का राष्ट्रपति कौन था? देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? फारुकुद्दीन अली अहमद। क्या है आपका? फारुकुद्दीन अली अहमद जो था वो 1975 में जब आपातकाल लागू कर दिया गया उस समय भारत का, जी हाँ, उस समय भारत का क्या था? आपका राष्ट्रपति था। जिस समय इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया ना, उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। सिंपल सी बात है यार, अगर आपातकाल लागू होगा यानी कि देश कंगाली पे गया होगा ना, तो उस समय कौन हुआ होगा? जो फकीर था, तो याद रखिएगा फकीरुद्दीन अहमद। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेधा पाटेकर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटेकर जो है ना आपका वो नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखिए कितना अच्छा आंदोलन है। चिपको आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या है? मेधा पाटेकर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, नक्सलीवाद आंदोलन का शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुआ था? नक्सलीवाद आंदोलन 1967, याद रखिएगा, वह कहाँ पे हुआ था? द नक्सल मूवमेंट स्टार्टेड इन 1967 इन द स्टेट ऑफ, किस देश से शुरू हुआ था? तो 37 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में हुआ था। अगला है मंडल आयोग। देखिए मंडल आयोग है ना, वो हमेशा पूछा गया, इसको क्या बोलेंगे? प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट द, है ना, मंडल आयोग यानी कि मंडल कमीशन का गठन कब किया था? प्रश्न क्या है कि मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? देखिए पूछेगा कि मंडल आयोग जो है वो कब लागू किया गया था? 1990 में। तो किस प्रधानमंत्री के सिफारिश पे था? तो 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तो बीपी सिंह। तो बीपी सिंह है ना, इसी के सिफारिश पर 1990 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ये बात याद रखेगा। अगला प्रश्न है और 2 अंतिम प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है कि आम आदमी पार्टी का गठन कब हुआ था? आम आदमी पार्टी का गठन आपका 2012 में अन्ना हजारे ने किया था, ये बात याद रख लीजिएगा। और अगला, अभी आम आदमी पार्टी का जो भी प्रमुख नेता है ना, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली में शासन कर रहा है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है? ऑप्शंस क्या है? विधानसभा, नगर निगम, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। तो 40 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा चुनावों में किसी भी तरह का महिलाओं का आरक्षण नहीं दिया गया, लेकिन ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव में महिलाओं का आरक्षण मिलता है। ये बात रखिएगा। कितना परसेंट? तो लगभग 33% का आरक्षण मिलता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो ये टोटल 40 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले की बात छोड़िए। 2023 में प्रश्न पूछे गए तो इंपॉर्टेंट प्रश्न इनको कर लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछेगा। रही बात चैनल की, तो सब्सक्राइब कर लेना है। जो भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ आपको ज्वाइन हो जाना है ताकि टाइम टू टाइम अपडेट भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।